हेलो भाइयों, आज हम आप लोगों को भूकंप एवं ज्वालामुखी के बारे में बताने जा रहे हैं। किस बारे में? भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। भूकंप क्या है और ज्वालामुखी क्या है, भूकंप कैसे आते हैं, किस कारण आते हैं, इन सब बारों में आप लोगों को हम पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी, भूकंप एवं ज्वालामुखी, आपको भूकंप के बारे में बता रहे हैं। भूकंप भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाले आंतरिक कंपन को कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कंपन को। भूपृष्ठ पर होने वाले आंतरिक कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपृष्ठ पर होने वाले आंतरिक कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपृष्ठ पर होने वाले आंतरिक आंतरिक मतलब अकस्मात या अचानक से जो हो, उसे जो अचानक कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भूकंप कहते हैं। जब किसी भूखंड में आंतरिक उथल पुथल या धरातल पर आंतरिक उथल पुथल या धरातल कांप उठे तब उसका यह कांपना भूकंप कहलाता है। तब उसका यह कांपना भूकंप कहलाता है। आंतरिक कंपन क्या है? जब किसी भूखंड में, जब किसी भी जगह पर, पृथ्वी पर कहीं भर किसी भी जगह पर अगर पृथ्वी उथल पुथल मतलब या हिलने डुलने लगे या धरातल कांप उठे, मतलब पृथ्वी अगर कांप उठे, इसको क्या कहते हैं? इसका यह कांपना जो कंपन उत्पन्न होना, और क्या? कंपन उत्पन्न होना, कांपना एवं कंपन उत्पन्न होना भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूकंप कहलाता है। जब किसी भूखंड में आंतरिक उथल पुथल या धरातल कांप उठे तब उसका यह कांपना या कंपन उत्पन्न करना भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूकंप कहलाता है। पृथ्वी में आप भूखंड पर अचानक उथल पुथल या कांप उठना या कंपन करना, जो कुछ भी हो अचानक सा या किसी कारणवश उठना, उसे क्या कहलाता है? उसे भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? वो भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूकंप में कंपन की तरंगे उत्पन्न हुआ करती हैं। जो भूकंप है उसमें कंपन की तरंगे उत्पन्न हुआ करती हैं। भूकंप की तरंगे उत्पन्न हुआ करती हैं जो अपने उद्गार केंद्र से चारों तरफ चला करती हैं। जो अपने उद्गार केंद्र से चारों, अपने केंद्र से चारों तरफ, जैसे ये आपका ये केंद्र है, ये बीच का केंद्र है, इसके चारों तरफ जो चला करें, इससे भूकंप जब आता है, तो अभी आपको आगे बता रहे हैं, भूकंप फटने के कारण, ज्वालामुखी फटने के कारण कई कारणवश भूकंप आता है। कई कारणवश भूकंप आता है। तो भूकंप कंपन की तरंगे से उठता है। जो कंपन की जो तरंगे होती हैं, भूकंप तरंगों की लहरों से आता है, तरंगों से आता है, जो अपने उद्गार केंद्र से चारों तरफ चलती हैं। जो अपने उद्गार केंद्र से चारों तरफ चलती हैं, वह तरंगे जब चलती हैं तो भूपटल की चट्टाने से होकर गुजरती हैं। कहां पर? जो पृथ्वी, जो चट्टाने हैं, भूपटल की चट्टाने हैं, वहां पर होकर के तरंगे गुजरती हैं। वहां पर तरंगे होकर गुजरती हैं। क्या होती हैं? गुजरती हैं। और जब गुजरती है तो धरातल हिलने डुलने लगता है। तब यह धरातल हिलने डुलने लगता है। क्या होने लगता है? भूपटल की चट्टाने से होकर गुजरती हैं। भूपटल की चट्टानों से जब ये तरंगे होकर गुजरती हैं, जो तरंगे हैं, जब ये चारों तरफ गुजरती हैं, तो यह जब भूपटल के चट्टानों से होकर गुजरती हैं, तब धरातल पर हिलने डुलने लगता है। जो पृथ्वी है हमारी, वो हिलने डुलने लगती है। किस कारण? तरंगों के कारण। तरंगों के कारण पृथ्वी जब होकर चट्टाने से होकर गुजरती है, तो पृथ्वी हमारी हिलने डुलने लगती है। क्या करने लगती है? तो हिलने डुलने लगती है। हिलने डुलने लगती है। क्या करने लगती है? हिलने डुलने लगती है। जब पृथ्वी, एक बताओ, भूकंप में कंपन की तरंगे उत्पन्न हुआ करती है। नंबर 1 पॉइंट, भूकंप में कंपन की तरंगे उत्पन्न हुआ करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंप में कंपन की तरंगे उत्पन्न हुआ करती है। किसकी तरंगे उत्पन्न हुआ करती हैं? तो भूकंप की तरंगे उत्पन्न हुआ करती है, जो अपने उद्गार केंद्र से चारों तरफ चलती हैं। जो अपने केंद्र के चारों तरफ चलती हैं। ये तरंगे जब चलती हैं तो भूपटल की चट्टानों से होकर गुजरती हैं। कहां से होकर गुजरती हैं? तो भूपटल की ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये तरंगे जो है, जो कंपन की तरंगे हैं, ये कहां से होकर के गुजरती हैं? ये जो तरंगे हैं, ये कहां से होकर के गुजरती हैं? तो ये भूपटल की चट्टानों से होकर के गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं? ये भूपटल की चट्टानों से होकर गुजरती हैं। तब धरातल हिलने डुलने लगता है। तब धरातल, पृथ्वी हिलने डुलने लगती है और भूकंप आ जाता है। इसी को भूकंप कहते हैं। इसी को भूकंप, जब पृथ्वी हिलने डुलने लगे या अकस्मात हिलने डुलने लगे, किसी कारणवश हिलने डुलने लगे, तो वो भूकंप ही कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप ही कहलाता है। भूकंप 2 प्रकार से होता है, एक मानवीय क्रियाओं द्वारा और एक भौतिक क्रियाओं
द्वारा, एक भौतिक रूप से एक मानव रूप से भूकंप आता रहता है। जब धरातल हिलने डुलने लगता है तो भूकंप होता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जो रेडान गैस है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल के रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। किस चीज की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूकंप आने से पहले क्या होता है। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में क्या हो जाता है? वायुमंडल में रेडान एक गैस है। रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। रेडान में गैस की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है तथा अतः इस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण इस गैस का जो ये गैस है, जो रेडान गैस है, इस मात्रा को बढ़ने के कारण उस प्रदेश में विशेष भूकंप उत्पन्न होता है। जहां पर रेडान गैस की मात्रा सर्वाधिक बढ़ेगी उस प्रदेश में विशेष भूकंप आने का संकेत देता है। क्या देता है? तो संकेत देता है। क्या देता है? संकेत देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? संकेत कैसे देता है? तो जहां पर भूकंप आता है वह रेडान गैस की मात्रा अधिक उसमें वृद्धि हो जाती है। उसमें क्या होती है? तो उसमें वृद्धि हो जाते हैं और वृद्धि होने के कारण जिस स्थान में भूकंप आता है उस जगह पर, उस प्रदेश में, उस विशेष भूकंप को क्या बताते हैं? संकेत देने लगता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है। वहां पर भूकंप आने वाले से वैज्ञानिक लोग पता लगा लेते हैं कि भूकंप किस जगह पर आने वाला है। भूकंप किस जगह पर आने वाला है। किस कारण? तो वह इस कारण लगा लेते हैं कि वहां पर रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। रेडान गैस की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है। इस कारण वैज्ञानिक लोग पता लगा लेते हैं कि किस जगह पर या किस प्रदेश में भूकंप आने वाला है। और भूकंप आता है तो भूकंप एक ही स्थान पे आता है, लेकिन जहां पर आता है वहां पर अधिक तबाही मचाता है और उसके चारों तरफ के एरिया में भी हलचल होने लगती है। चारों तरफ की एरिया में भी हलचल होने लगती है। भूकंप एक स्थान पे आता है पर एक हजारों किलोमीटर तक इसका व्यास रहता है। हजारों किलोमीटर तक इसका व्यास रहता है। क्या रहता है? इसका व्यास रहता है। भूकंप आने के कारण की बात करें, भूकंप क्यों आता है इसके कारण की बात करें। वास्तव में भूकंप आने का प्रमुख कारण वैज्ञानिक कणों के शैलों एवं प्रतिरोधक क्षमता में अधिक आस्मतिक विक्षोभ का होना, जो विक्षोभ है उसका अधिक होना भूकंप आने का कारण है। वास्तव में भूकंप आने का कारण वैज्ञानिक कारण के शैलों, जो शैल होती है, जो शैल होती है उसका प्रतिरोधक क्षमता, जो शैलें होती है उसकी प्रतिरोधक क्षमता से अधिक, इसकी हमारी क्षमता 50 किलो लेने से है और 50 किलो ला दे और उसके ऊपर 30 किलो और रख दिया जाए तो हम लेकर चल ही नहीं पाएंगे, तो उसको पटक देंगे। इसी तरह से इसकी क्षमता से अधिक हो जाता है आकस्मिक क्षोभ अधिक बढ़ जाता है, अधिक चीजें बढ़ जाती हैं। इस कारण भूकंप आता है। भूकंप आने में इस विषय में जितने भी कारण प्रकाश में आए हैं वो सब निम्नलिखित आप लोगों को बता रहे हैं क्या कारण है। जो भूकंप आने का वास्तविक कारण है वो वैज्ञानिक कारण के से प्रतिरोधक क्षमता, सबसे मेन पॉइंट ये है। प्रतिरोधक क्षमता में आकस्मिक विक्षोभ का होना। ये भूकंप आने के कारण की बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता की बात हो जाती है। नंबर 1 प्रतिरोधक क्षमता, दूसरे पे आकस्मिक विक्षोभ होता है। क्या होता है? आकस्मिक विक्षोभ होता है। इस कारण भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और भूकंप आता है। उसमें नंबर 1 होता है ज्वालामुखी। भूकंप आने का मुख्य कारण ज्वालामुखी होता है। क्या होता है? तो ज्वालामुखी होता है। कौन सा कारण होता है? तो ज्वालामुखी होता है। भूकंप आने का मुख्य कारण ज्वालामुखी। और नंबर 2 भ्रंश एवं संपीड़न की प्रक्रिया। भ्रंश एवं संपीड़न की प्रक्रिया भी होती है। भ्रंश एवं संपीड़न की प्रक्रिया भी होती है। और कौन सी होती है? समस्थित समायोजन एवं भू संतुलन। संयोजन, तीसरा
समस्थित समायोजन संतुलन, संयोजन या भू संतुलन, भू संतुलन। तीसरा कौन सा है? समस्थित एवं समायोजन एवं भू संतुलन। क्या होता है? समस्थित एवं संयोजन एवं संतुलन के कारण आता है। नंबर 3 तो ये हो गया, अभी 3 और है। नंबर 1 चौथा कौन सा है? तो प्लेटो विवर्तन की, प्लेटो विवर्तन की, प्लेटो प्लेट विवर्तन की, प्लेट विवर्तन के नंबर कौन कौन से है? नंबर 1 ज्वालामुखी भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, नंबर समस्थित एवं समायोजन एवं भू संतुलन भी कहते हैं, इसके कारण होता है। और प्लेट विवर्तन के कारण भी होता है भूकंप। किस कारण होता है? प्लेट विवर्तन के कारण भी भूकंप होता है। नंबर 5वां कौन सा? पृथ्वी का सकुचना, पृथ्वी का सकुचना एवं सिकुड़ना, पृथ्वी का सकुचना एवं सिकुड़ना। 5वां इसी जगह लिख रहे हैं, इसको मिटा करके। नंबर 5 पृथ्वी का सकुचना का है, पृथ्वी का सकुचना। और नंबर 6 कौन सा है? तो अन्य अन्य गौण के कारण, इसमें जो किस का और भी किसी प्रकार से जो होते हैं उस कारण के बारे में होता है। तो नंबर 6 प्रकार के हैं, लगभग में 6 प्रकार के पाए जाते हैं। किस प्रकार से? नंबर 1 ज्वालामुखी, नंबर 2 सम एवं संपीड़न, नंबर 2 सम एवं संपीड़न, और नंबर 3 समस्थित एवं समायोजन, भू संतुलन। और नंबर 4 कौन सा है? प्लेट विवर्तनी की। और नंबर 5वां कौन सा? पृथ्वी का सकुचना और अन्य गौणों के कारण भी पृथ्वी सकुचती है। तो आप पहले सबसे क्या है? तो भूकंप तो आप लोग जान भी गए हैं। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन के कारण, कंपन को हम भूकंप कहते हैं। आकस्मिक भूकंप को कारण हम भूकंप कहते हैं। जो आकस्मिक मतलब अचानक से जो पृथ्वी कांप उठती है, इसी को हम भूकंप कहते हैं। जो अचानक पृथ्वी कांप उठती है, इसको हम भूकंप कहते हैं। जब किसी भूखंड में आंतरिक उथल-पुथल धरातल पर कांप उठे, इसको हम कांपना या इसमें कंपन उत्पन्न करना भूकंप कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है? इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं, जब किसी भूखंड में आंतरिक उथल-पुथल पर धरातल कांप उठे, तब उसका यह कांपना या उसमें कंपन उत्पन्न करना भूकंप कहलाता है। सीधी सी परिभाषा भी आप इसको लिख सकते हैं, जब किसी भूखंड में आंतरिक उथल-पुथल या धरातल कांप उठे, तब उसका यह कांपना, उसमें कंपन उत्पन्न करना भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूकंप कहलाता है। भूकंप में कंपन की तरंगें उत्पन्न हुआ करती है, ये मेन पॉइंट है। भूकंप में कंपन की तरंगें उत्पन्न हुआ करती हैं, इस कारण भूकंप अधिक इसमें चला करता है। जो अपने उद्गार केंद्र के चारों तरफ चला करती है, जो ये है चारों तरफ चला करती है। जो तरंगे हैं, कंपन की तरंगे अपने उद्गार केंद्र से चारों तरफ चला करती हैं। ये तरंगे जब तक चलती हैं तो ये भूपटल की चट्टानों से होकर गुजरती हैं, तब धरातल हिलने डुलने लगता है। मतलब पृथ्वी हमारी हिलने डुलने लगती है। इसको भी हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप अतः इस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ये बता भी देता है कि गैस में भूकंप आने वाला है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। वायुमंडल में रेडान की गैस की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमें बता देता है कि हाँ, आपके वहां पर भूकंप आने वाला है। रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, तो यह संकेत देने लगता है कि आपके वहां पर भूकंप आने वाला है, किस प्रदेश में भूकंप आने वाला है। अतः इस गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण
बढ़ जाने के कारण प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत देता है, भूकंप आने का संकेत देता है। और भूकंप आने के कारण, वास्तव में भूकंप का प्रमुख कारण वैज्ञानिक रूप से शैलों के प्रतिरोधक क्षमता, सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रतिरोधक क्षमता। जब कारण की बात आती है इसमें प्रतिरोधक क्षमता सबसे पहले आता है। प्रतिरोधक क्षमता या आकस्मिक विक्षोभ का होना, एक आकस्मिक विक्षोभ होने के कारण भी भूकंप आता है। इसके 6 प्रकार के, लगभग में 6 प्रकार दिखाई देते हैं, हम आए हैं। तो उसमें नंबर 1 कौन सा है? ज्वालामुखी। नंबर 1 कौन सा है? ज्वालामुखी। नंबर दूसरा कौन सा है? भ्रंश एवं संपीड़न। और नंबर तीसरा कौन सा? समस्थित एवं समायोजन या भूसंतुलन। समयोजन एवं समस्थित एवं समायोजन एवं भूसंतुलन। और नंबर चौथा कौन सा? प्लेट विवर्तनी की। और नंबर 5वां कौन सा? पृथ्वी का सकुचना। और नंबर 6ठा कौन सा है? तो अन्य गौणों के कारण। अब आप लोगों का अगला टॉपिक है, इसके ये 6 बारों के बारे में संपूर्ण जानकारी बताना। तो आपको अगला कौन सा है? तो अगला है ज्वालामुखी का है, ज्वालामुखी।